वेलकम टू कैट क्लासेस। आई एम योर होस्ट निखिल वर्मा। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अब कि अगर कोई क्लाइंट आपसे बात करे, जैसे अब आप लोग के पास कोई क्लाइंट आएगा, मुझे घर बनाना है, या आप लोग इंटरव्यू पे गए, इंटरव्यू पे जाए तो फिर उन्होंने बोला कि चलो भाई मुझे एक 2 BHK का प्लान बना के दिखा दो, आपने बोल दिया यस, तो यहाँ पर हो गया गड़बड़, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जब तक आप वो क्वेश्चंस पूछोगे नहीं तब तक काम नहीं कर सकते। जैसे अगर उन्होंने बोला कि 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है और उसमें मुझे 2 BHK बनाना है, इतना डिटेल काफी नहीं है। तो आज हम लोग समझेंगे कौन कौन सी डिटेल की आप लोग को जरूरत पड़ेगी और किस किस सीरीज में, सीक्वेंस में आपको वो पूछना है। अगर आप लोग चाहो तो एक्सेल में शीट्स बना के रख सकते हो, जो कि मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ। कैसे बना लो, जैसे केटरर्स वाले लोग बनाते हैं ना, ऐसे लिख दिए हैं यहाँ पे पनीर लगेगा, दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, ऐसा, और बाद में लोग क्वांटिटी भर रहे होते हैं। वैसे ही हमको भी बना के रख लेना चाहिए, ताकि किसी के पास भी आप लोग जाओगे तो आप उसके हिसाब से पूछ सकते हो, ताकि आप लोग नए हो तो कुछ चीज भूलो ना। पुराने एक्सपीरियंस होने के बाद में कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप पूछोगे। अगर कोई क्वेश्चंस आप नहीं पूछे और बाद में ड्राइंग करते समय डाउट आएगा तो कितने बार आप उनको पूछ पाओगे? अब हर बार थोड़ी पूछोगे भैया ये कर दूं क्या, भैया वो कर दूं क्या, मतलब समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हमको चाहिए कि सारी डिटेल्स पहले आ जाए, मैक्सिमम डिटेल्स पहले ही आ जाए। तो उस सीरीज में सबसे पहले आता है कि भाई क्या क्या गिवन डेटा है ना, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में आप जाओगे ना तो कस्टमर क्या करता है, बता देता है 1500 स्क्वायर फीट का हमारे पास प्लॉट है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूछना है लेंथ और विड्थ कितना है ना। तो सबसे पहले हमको पूछना है लेंथ और विड्थ, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर आता है रोड डायरेक्शन। रोड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि किसी प्लॉट में एक तरफ में रोड होता है, किसी प्लॉट में 2 तरफ में रोड होता है, किसी प्लॉट में 3 तरफ रोड होता है। तो आपको उनसे ये पूछना है कि अगर एक से ज्यादा रोड है तो एंट्री किस तरफ से देनी है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप मान लो दूसरी तरफ दे दिए और वो चाहते दूसरी तरफ है, तो फिर आप मेहनत करोगे भाई, और आपका समय थोड़ी फालतू आया है। समय बचाना ही इंपॉर्टेंट है। और आता है उसके बाद डायरेक्शन। कल की क्लास में आप लोग ने देखा, ये वास्तु इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन आपको पहले पूछ लेना है। अगर आप साइट विजिट करने जाते हो तो खुद ही डायरेक्शन निकाल लो, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहीं और से आ रहा होता है, या साइट दूर होती है, या वो बोलता है कि आप नक्शा बना के बस दे दो, तो आपको थोड़ी विजिट करोगे फ्री फंड में, है ना। तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हो। तो डायरेक्शन। उसके बाद आता है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है, अगर सामने रोड है तो रोड में कोई पेड़, ट्रांसफार्मर, बिजली का खंभा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नल, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है जिनको हटाना मुश्किल है, क्योंकि सिटी में आप रहोगे तो पेड़ को हटाना भी मुश्किल है। खंभे वगैरह भी हट जाते हैं, लेकिन अगर सब जगह घर बन गए तो खंभा हटा के लगाएगा कहाँ, है ना। पहले पहले आपका घर बन रहा है तब तो ठीक है, वो दूसरे के प्लॉट के सामने लगा देगा। लेकिन अब सबका घर बन गया, आपका घर आखिरी में बन रहा है और आपके घर के सामने खंभा लगा है, तो खंभा हटेगा नहीं, क्योंकि उसको ले जाने के लिए कोई तो जगह चाहिए और कोई अपने घर के सामने लगवाना नहीं चाहेगा। तो ये सब चीज को पहले ही आप समझ जाओ कि क्या क्या परेशानियां हैं। या कई बार होता है उनको पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है, जैसे मेरे पास काम आता है तो एक बार, नहीं सर सबका घर का दरवाजा इधर है ना, तो मेरे घर का दरवाजा भी इधर ही रखना मतलब कोई चीज दिक्कत नहीं थी, फिर भी इधर रखना। तो फिर ठीक है भाई, जिधर आप बोलोगे उधर हम रख के डिजाइन करेंगे। तो मैं बोला अच्छा है कि पहले से आप बता दो, क्योंकि मेरे बनाने के बाद बताओगे तो मुझे अखरेगा ना। अब हम जाते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन हो गया, ऑब्स्टिकल्स हो गया, ये सारी चीजें रिक्वायर। उसके बाद फिर आता है कि क्या क्या कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी अगर आप, क्या होता है आर्किटेक्ट लोग को पढ़ाया जाता है ये चीज कि कितने लोगों के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है। सिविल में थोड़ा सा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो टाउन एंड कंट्री की बुक आती है ना, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि अगर आपके पास घर में 6 लोग रहेंगे तो कितना बड़ा वाटर टैंक चाहिए, सेप्टिक टैंक चाहिए, रूम कितना होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपने ऑफिस है तो ऑफिस में अगर 10 से कम एम्प्लॉय हैं तो ऑफिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मैंडेटरी, 10 से 20 है तो कितने होने चाहिए, 20 से 50 है तो कितने होने चाहिए, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। मेल कर्मचारी और फीमेल है तो उनके लिए टॉयलेट में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके बारे में उसमें लिख के दिया हुआ है। फिलहाल हमको उस डेप्थ में नहीं जाना, हमको समझना है रेसिडेंशियल में काम कैसे होगा। तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट्स
कि भाई कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आप पूछोगे ना, अब जैसे कई लोग बोल दिए 2 BHK चाहिए, तो 2 BHK से हो जाएगा क्या? 2 BHK, BHK का मतलब क्या होता है? बेडरूम, हॉल और किचन। तो क्या सिर्फ इतने 3 ही होते हैं? भाई पार्किंग होगा, फिर स्टोर होगा, किचन में वॉश एरिया देना है, टॉयलेट को अटैच देना है कि कॉमन देना है, हॉल कैसे देना है, हॉल और डाइनिंग अटैच देना है, क्या देना है, सारी डिटेल्स आपको पूछी जाएंगी। इसी सीरीज में एक और वर्ड यूज होता है LIG, HIG, MIG, सुना होगा आप लोगों ने। अरे मतलब ये PWD वाले में तो मिलता ही है, जो हाँ वो जो हाउसिंग बोर्ड रहते हैं ना, वो लोग बनाते हैं, तो वो लोग उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, HIG का मतलब होता है हाई इनकम ग्रुप, और MIG का मतलब होता है मिडियम इनकम ग्रुप। ये इनकम ग्रुप के हिसाब से डिवाइड है, जिसमें फैसिलिटीज को डिवाइड किया जाता है कि हम कैसे देंगे। अगर मैं LIG की बात करूं तो वहां पर क्या होगा, वो सिंगल स्टोरी होगा, अगर सीढ़ी रहेगी या तो नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो ढकी हुई नहीं रहेगी, है ना। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, अब हर जगह अलग अलग हो सकता है ये। दूसरा क्या होता है, अगर मैं MIG में आऊंगा तो सीढ़ी जो मेरी देगी वो ढकी रहेगी, या 1 से 2 फ्लोर के भी हो सकते हैं, है ना। HIG है मतलब डबल फ्लोर का रहेगा, सीढ़ी अंदर से जाएगी, थोड़ा सा मतलब उसके मटेरियल में और जो एलिवेशंस वगैरह हैं वो थोड़े हाई क्लास के रहेंगे, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। तो फिर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम आते हैं, जैसे लोग कितने भी हैं। अब कई बार क्या होता है, लोग ज्यादा रहते हैं लेकिन भाई घर मेरे पास जितनी जमीन रहेगी उससे तो मैं घर बनवाऊंगा, तो अगर वो रिक्वायरमेंट दे देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार जब वो ड्यूल माइंडेड होते हैं ना, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई कितने लोगों को रहना है, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, है ना, और पेरेंट्स मतलब जैसे जो ओल्ड एज वाले हैं वैसे भी हैं क्या, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग डिवाइड करना है ना। अदरवाइज अगर वो पहले से ही बोलते हैं नहीं यार मुझे 2 बेडरूम चाहिए, मेरा 2 बेडरूम चल जाएगा, या 3 बेडरूम चाहिए चल जाएगा, तो ये अलग टाइप का उनका रिक्वायरमेंट आ गया, तो फिर आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है बेडरूम। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो भी कैटेगरी है रूम्स के, और यहाँ पर एक मिनिमम साइज मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए स्टैंडर्ड नहीं है ये, मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे ऊपर आप कितना भी रख सकते हो, है ना, जगह जितनी है उतना रख सकते हो, लेकिन मिनिमम कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो बेडरूम सबसे पहले आता है बेडरूम। नंबर ऑफ बेडरूम्स आपको पूछने हैं, 1 चाहिए 2 चाहिए। बेडरूम का जो मिनिमम साइज होता है मैं कहता हूँ भाई 10 फीट बाय 10 फीट होना चाहिए, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। आप जब भी बनाओगे घर उससे कम का बिल्कुल नहीं बनाएंगे, चाहे रेंट के लिए ही क्यों ना बना रहे हैं, क्योंकि भाई एक सही लाइफ स्टाइल तो मिले लोगों को, एक बेड आ जाए तो एक अलमारी भी आ जाए, है ना। अब जब थोड़ी सबके घर में ड्रेसिंग एरिया अलग से हो, तो इस तरीके से मिनिमम आपको 10 बाई 10 रखना चाहिए। लेकिन 10 बाई 12 बहुत ज्यादा चलता है, 10 बाई 12 का साइज काफी अच्छा माना जाता है, 12 बाई 14 का मिलता है ना। तो बेडरूम का जो साइज है वो आता है 10 फीट बाय 10 फीट। अब इसके बाद आएगा टॉयलेट। टॉयलेट का साइज होगा कम से कम 4 फीट बाय 8 फीट, और ये अटैच हो सकता है, कॉमन हो सकता है। तो आपको पूछना है कि भाई अगर 2 बेडरूम है तो दोनों में अटैच है क्या, या कॉमन है दोनों में, या एक में अटैच है एक में कॉमन है। यूजुअली अगर 2 बेडरूम होता है तो एक में अटैच और एक में कॉमन दे दिया जाता है ना। और हाँ, नंबर ऑफ टॉयलेट डिसाइड करता है नंबर ऑफ रूम से। अगर नंबर ऑफ रूम 3 है तो 3 टॉयलेट तो देना ही है आपको, चाहे सारे को अटैच करो चाहे सारे को कॉमन करो, क्योंकि एक रूम में 2 लोग ऐसा करके हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है भाई, देखो सारी सीक्वेंस को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है किचन। अब किचन का साइज भी डिपेंड करता है कि घर में कितने लोग हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे डिसाइड करता है पैसा कितना है। मतलब घर बड़ा है तो बड़ा किचन चाहिए, घर में भले 2 लोग रह रहे हैं क्योंकि कोई तो है नहीं, है ना, लेकिन किचन बड़ा चाहिए, ऐसा रहता है। लेकिन एक्चुअल में डिपेंड करता है कि कितने लोग रहने वाले हैं घर में। तो किचन का साइज मैं कहता हूँ कम से कम 8 फीट बाय 8 फीट का तो होना ही चाहिए, है ना। फिर इसमें आता है वॉश एरिया। वॉश एरिया किसको कहते हैं, जहाँ पे हम बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, यूटिलिटी का जो एरिया वगैरह होता है उसको हम लोग वॉश एरिया कहते हैं। और इसकी जगह होनी चाहिए कम से कम 4 फीट बाय 8 फीट। इसका मतलब है अगर आप लोग किचन बना रहे हो तो देखो 8 फीट बाय 8 फीट मेरा खर्च हो गया यहाँ, और इसमें 4 फीट और जोड़ दो तो ये मेरा हो जाएगा वॉश एरिया। तो किचन के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ी, 8 बाई 12 फीट, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलेगा। वॉश एरिया के बाद आता है अब हॉल, है ना। अब हॉल का भी अलग अलग डेफिनेशन है भाई। हॉल है, लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है। तो कई बार क्या होता है, हॉल होता है उसी में ही डाइनिंग और हॉल होता है। कई लोग जो बिजनेस क्लास के रहते हैं वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आए, वो लोग आके अलग जगह में बैठे, वो लोग को घर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और फिर बाहर घर के लोगों के लिए अलग से एक हॉल होगा और डाइनिंग होगा, लिविंग रूम, है ना।
तो इस तरीके से जैसे इसको लिविंग रूम बोल देते हैं, बाकी को हॉल बोल देते हैं, अलग अलग डेफिनेशन है। तो हॉल होगा, लिविंग एरिया होगा और डाइनिंग होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है। यूजुअली क्या है, हॉल में ही लोग डाइनिंग टेबल रख के उसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो हॉल के साइज के लिए तो मैं कहता हूँ हमेशा 10 फीट बाई 12 फीट तो कम से कम होना ही चाहिए मिनिमम, है ना। लिविंग एरिया भी 10 फीट बाई 12 फीट होना चाहिए, और हाँ जुड़ा हुआ है तो अलग चीज है। और 10 बाई 10 फीट का हमारा डाइनिंग होना चाहिए, अगर 6 लोगों के लिए बनाना है तो। लेकिन अलग से तो आप सेपरेट डाइनिंग का रूम दोगे नहीं, हम हॉल में अटैच करेंगे। तो अटैच करेंगे तो आपको जैसे देखो 10 बाई 12 ये दे दिया, 10 12, है ना। और यहाँ से आपको 10, ऐसा ये 22 देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आधा काट लो, मतलब 10 बाई 17 भी देते हो या 10 बाई 18 भी देते हो, तो डाइनिंग और हॉल को अरेंज किया जा सकता है। अभी जब आप लोग प्लान बनाते जाओगे तो जब डीसी से ब्लॉक ला के रखोगे ना, तो आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये हो गया डाइनिंग। फिर इसके बाद आता है स्टेयर। स्टेयर के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ी भाई, आपने देखा यहाँ पे लगभग हमको 6 फीट मिनिमम बाई 13 फीट की जरूरत तो पड़ी। तो इतनी जगह तो आपको छोड़ के रखना है हमेशा। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आपको इंटीरियर मतलब स्टेयर जो है वो अंदर साइड में चाहिए या बाहर चाहिए एक्सटीरियर। कब होता है, अगर दोनों फ्लोर में सेम फैमिली के लोग रहने वाले हैं तो सीढ़ी हमेशा घर के अंदर से जानी चाहिए, ताकि एक डोर लॉक करते ही मेरा घर पूरी तरीके से लॉक हो जाए। लेकिन अगर मुझे ऊपर को रेंट देना है तो सीढ़ी मुझे बाहर से देनी है, ठीक है। स्टेयर के बाद आता है पार्किंग। अच्छा, स्टोर रूम भी है, स्टोर रूम, पूजा रूम और पार्किंग और गार्डन। स्टोर रूम क्या होता है, देखो स्टोर रूम मतलब किचन का स्टोर, कबाड़ी वाला स्टोर नहीं है ना। तो जो हमारा स्टोर रूम होगा ना वो किचन के आसपास रह जाए, और इसका साइज जो होगा वो कम से कम 6 फीट बाई 8 फीट का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। 6 फीट बाई 8 फीट में कैसे होता है, जैसे मान लो ये 8 है और ये 6 है ना, तो ये 2 फीट का मैंने यहाँ पे वो दे दिया रेक जैसा। तो बचा कितना यहाँ पे 4 फीट बचा और यहाँ पे 6 फीट बचा। तो इसमें मैं वॉक कर सकता हूँ और बाकी जगह में मैं सामान रख सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छा स्टोर एरिया बन जाता है, उसमें और भी सामान आप रख सकते हो, है ना। तो ये आप दे सकते हो 8 बाई 6 का। फिर आता है पूजा रूम। अब पूजा रूम की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो कई लोगों को सेपरेट पूजा रूम चाहिए होता है एकदम प्रॉपर, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं हॉल में ही एक पूजा के लिए हम एरिया बना देंगे, मंदिर जैसा बना देंगे, डेकोरेट कर देंगे, काम चल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो कि पूजा एरिया के लिए आप पूछ सकते हो। अगर आप हॉल में ही देना चाह रहे हो तो कम से कम 3 फीट बाई 4 फीट की एक जगह दे दो आप, है ना। 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऐसे गहरा, जिसमें हमको डेकोरेट भी करते बने, थोड़ा मंदिर जैसा अच्छा दिखे। और उससे बड़ा फिर जितना बड़ा आप देना चाहे दे सकते हो। पार्किंग, अब बताओ कार की पार्किंग के लिए कितनी जगह चाहिए, कार का साइज कितना होता होगा बताओ। 6 फीट से तो कम का नहीं, मिनिमम 6 फीट मतलब लंबा कि चौड़ा? चौड़ा 6 फीट और लंबा 11 से 10 ऑडी का छोड़ना चाहिए बोलो 10 फीट। मतलब ये देखो, जैसे अगर आप ये बनाओगे तो ये 6 फीट होना चाहिए और ये 10 फीट होना चाहिए। गाड़ी का साइज बता रहे हो कि छोड़ना चाहिए? बोल रहे हो छोड़ना है। और गाड़ी का साइज थोड़ी 10 फीट होगा। कितना होगा? गाड़ी का साइज 8 फीट नहीं 7 फीट 9 फीट की बस आती है, मिनी बस। मिनी बस 9 फीट की आती है। तो उससे और छोटा कर लो। 5 फीट का हाँ करीबन, है ना, उससे भी कम। उससे भी कम 4 फीट का। कितने लॉक करेंगे इन लोग को बताने दो 6 फीट। तो कितने लोग 6 फीट लंबा। देखो ये कार है, ऐसा चक्का यहाँ है, ठीक है, ये फ्रंट है। तो आप बोलो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई लगभग देखो गैस करो भाई, वो तो निकाल लेंगे आंसर गूगल से। 3 फीट चौड़ाई, 4 फीट ले लेता हूँ। 4 फीट। और गहराई कितनी होती है? 5 ये 6 फीट रहते हैं।
4 फीट 6 इंच के आसपास है। 4 फीट बाय 6 फीट की जगह 4 फीट कितना होता है पता है? क्या रहता था सर कार उसका? बड़ा थोड़ा अगर सा। ऑल्टो हाँ, 4 फीट 6 इंच। अल्टो क्या नैनो भी इतना बड़ा नहीं रहता भाई, जाके नापना, अभी बाहर खड़ी होगी बहुत सारी गाड़ियां 10 कोई चोरी कर रहा है। भाई लड़ा दे। देखो कार की जो कैटेगरी आती है ना वो कैसे आती है, एक होती है जिसको बोलते हैं हैचबैक, फिर होती है कॉम्पैक्ट, हाँ कॉम्पैक्ट, फिर आती है सिडान, हाँ एसयूवी, फिर सेडान, फिर सिडान, फिर एमयूवी, एमयूवी, फिर बसेस, फिर जो थोड़े और उससे उस सबसे लेवल से ऊपर में क्या आता है फिर ऑडी, बीएमडब्ल्यू और वो बस से थोड़ी मर्सिडीज, बड़ा है सर। है ना डिफेंडर भाई, वो बहुत बड़ा रहता है। हाँ डिफेंडर वगैरह से भी बड़ा होता है, मर्सिडीज जैसे ये और लंबा यहाँ से वहाँ, इतना लंबा कार रहता है पता नहीं चलता हमको, जब आप ऊपर से देखोगे तब आपको पता चलेगा। लिमोजीन, लिमोजिन तो वो तो और पूछो मत। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो ये जो हैचबैक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब 4 मीटर, 4 मीटर से कम की गाड़ियों को हैचबैक बोला जाता है। 4 मीटर मतलब 12 फीट, तो 12 फीट से थोड़े भी कम हो जाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हैचबैक। सॉरी मैं मीटर को बोलना चाह रहा अच्छा वाह। और जो भी फिर हैचबैक से बाकी जो भी गाड़ियां आती हैं, जैसे बलेनो कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं, है ना, जो कि थोड़ी प्रीमियम हैचबैक जिसको बोलते हैं, वो सब चीज 4 मीटर से ऊपर होता है, मतलब 12 फीट से ऊपर। तो जो अल्टो भी लोगे ना वो 11 फीट की होती है, अल्टो, जिसको लगता है कि इसमें तो जगह ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमको गाड़ी के लिए जगह छोड़नी है कम से कम 10 फीट चौड़ा, जो कि 10 फीट तो नहीं रहता, 6-7 फीट ही होता है, फिर दरवाजे खुलेंगे आपके, और गहराई आपको कम से कम 14 फीट लेना है, क्योंकि जिनमें से जाके वो लगभग 12-13 फीट में तो खुद वो रखाएगा। अब ऐसा तो है नहीं दीवार से पूरा सटा दोगे, थोड़ी सी जगह तो छोड़ोगे ना, तो 6 इंच उधर छोड़े 6 इंच इधर छोड़े, तो 14 फीट की जगह कम से कम चाहिए भाई। तो कोई भी अगर आप बना रहे हो तो पार्किंग की जगह कम से कम हमको छोड़ना है 10 फीट बाई 14 फीट। और अगर आपके पास थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो फिर आपको बड़ी गाड़ी छोड़नी, मतलब 20 फीट की जगह तो छोड़नी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये हाँ डिफेंडर वगैरह रखना है तो भाई 20 फीट से ज्यादा की जगह छोड़नी पड़ेगी। और घर में अब ये भी पूछना पड़ता है हमको कि आपके पास एक कार है कि 2 कार है ना। कई लोग बोलते हैं नहीं भाई मुझे कार नहीं रखना, मुझे सिर्फ बाइक रखने के लिए चाहिए, तो फिर आप बाइक रखने के लिए 6-7 फीट की जगह छोड़ सकते हो। और अगर वो बोलेंगे कार, क्योंकि आपको हमेशा उनको इंसिस्ट करना है कि कार के लिए स्पेसिंग आप छोड़ो, भले आप बाइक ही रखो भाई, भविष्य में 5 साल बाद आप कार ले ही लोगे, है ना, आज के टाइम पे ले ही लेगा आदमी, तो उसको जगह छोड़ना ही चाहिए, पार्किंग मतलब देना चाहिए, हमारी तरफ से हमको रिकमेंड करना चाहिए। और गार्डन अगर रायपुर की बात करेंगे तो जो जगह बच गया वो गार्डन है, क्योंकि गार्डन के लिए अलग से तो छोड़